हेलो फ्रेंड्स आज बात करेंगे फूड लाइसेंस की। और फूड लाइसेंस में बात करेंगे सेंट्रल लाइसेंस की, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर कहीं पर होता है फूड लाइसेंस में तो वो होता है सेंट्रल लाइसेंस को लेकर। और जो क्वेश्चन आता है कि सर किसको सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, किसको सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, कितनी फीस हमें पे करनी पड़ती है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरी होती है फूड लाइसेंस में। तो 3 तरह के लाइसेंस हमें लेने पड़ते हैं, अलग अलग लोगों पर एप्लीकेबल होते हैं। एक होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड लाइसेंस का सबसे बेसिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। थोड़ा सा और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, टर्नओवर आपका थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, फिर आप जाते हो स्टेट लाइसेंस के लिए। और कुछ ऐसे एंटिटी हैं, कुछ ऐसे नेचर वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, जिनको अप्लाई करना होता है सेंट्रल लाइसेंस। तो जब भी आप किसी फूड ऑपरेटर के लिए फूड लाइसेंस के लिए जाएंगे तो कोई 3 कैटेगरी में से ही आपको चूज करना होगा। या तो वो एलिजिबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, या स्टेट लाइसेंस, या सेंट्रल लाइसेंस। आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लाइसेंस की। रजिस्ट्रेशन और स्टेट लाइसेंस की बात हम पहले कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। अब ये डिपेंड कैसे होता है कि सर वो जो पर्टिकुलर क्लाइंट है वो किसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए, डिपेंड करता है कि जो यूनिट है जिसके लिए आप फूड लाइसेंस लेने जा रहे हैं उसका साइज क्या है, उसका टर्नओवर कितना है, उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं कि वो कितने मैट्रिक टन में प्रोडक्शन कर रहा है, और वो हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, बहुत चीजें होती हैं जिसको बेस बनाकर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्लाइंट सेंट्रल लाइसेंस के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसकी सर फीस कितनी है, तो फीस भी डिपेंड करती है कि आप कौन से लाइसेंस के लिए जाना चाहते हैं। तो मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं फीस चार्ट के ऊपर, और हम ये भी देखेंगे किसके ऊपर सेंट्रल लाइसेंस एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगर आप फूड लाइसेंस लेने जा रहे हैं हेड ऑफिस या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, होता है ना हेड ऑफिस आपका दिल्ली में है, मुंबई में है, और आपके छोटे छोटे कई ब्रांचेस हैं। तो देखिए भाई, हेड ऑफिस के लिए तो आपको ना रजिस्ट्रेशन ना स्टेट लाइसेंस, उसके लिए क्या लिखा हुआ है, नो लिमिट ऑन कैपेसिटी या फिर टर्नओवर। टर्नओवर और कैपेसिटी की कोई लिमिट नहीं है, आपको आंख बंद करके सेंट्रल लाइसेंस के लिए जाना है। फीस कितनी है, 7,500। तो अगर आप हेड ऑफिस के लिए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो फिर भैया सेंट्रल लाइसेंस। आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, फिर आप आंख बंद करके सेंट्रल लाइसेंस के लिए जाएंगे, ना रजिस्ट्रेशन ना स्टेट। फीस 7,500। अच्छा, अगर आप केटरर हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, कैंटीन चला रहे हैं, मतलब हॉकर्स हैं, पेटी रिटेलर्स हैं, ठीक है, और कहां पर है, रेलवे स्टेशन वगैरह में चाय पानी की दुकान है आपकी, यहां पर टर्नओवर देखा जाएगा। अगर टर्नओवर आपका 12 लाख तक है तो फिर आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और फीस कितनी हो जाएगी, 100। यहां पर गलत लिखा हुआ है, यहां पर रजिस्ट्रेशन होगा, फीस होगी उसकी सिर्फ 100 रुपए पर ईयर के हिसाब से। टर्नओवर अगर आपका 12 लाख से ज्यादा है फिर आप जाओगे स्टेट लाइसेंस के लिए, और 2,000 फीस हो जाएगी। अच्छा सर, आगे चलते हैं। एक्सपोर्टर अगर आप हैं तो भैया ना लिमिट देखनी है, ना कैपेसिटी देखनी है, ना टर्नओवर देखना है, सीधे आपको जाना है सेंट्रल लाइसेंस के लिए, 7,500। ठीक है। मिड डे मील वगैरह कैंटीन चलाते हैं, फिर 12 लाख से ज्यादा है टर्नओवर तो स्टेट लाइसेंस के लिए फीस 2,000। टर्नओवर 12 लाख से नीचे है रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपए। अच्छा सर, मिड डे मील के आप केटरर हैं, कैंटीन अलग होता है, मिड डे मील के अगर आप केटरर हैं, जो अलग अलग जो मिशंस होते हैं गवर्नमेंट के, अगर वहां पर आप केटरिंग का काम कर रहे हैं, है ना, कोई एजुकेशन गारंटी स्कीम है, कोई सर्व शिक्षा अभियान में आप कर रहे हैं, है ना, नेशनल चाइल्ड लेबर कोई प्रोजेक्ट स्कूल है, वहां पर आप केटरर का काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या देखा जाएगा, अगर टर्नओवर आपका 20 करोड़ तक है, 20 करोड़ तक टर्नओवर है तो स्टेट लाइसेंस के लिए जाएंगे आप, फीस है 2,000। 20 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर, सेंट्रल लाइसेंस 7,500। ठीक है सर। आप फूड बिजनेस एक्टिविटी करते हैं कहां, एयरपोर्ट पर या फिर सी पोर्ट पर, कह रहा भाई कोई कैपेसिटी कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं देखनी है, आपको जाना है सेंट्रल लाइसेंस के लिए, 7,500। उसी तरह आप कोई डिपार्टमेंटल कैंटीन चलाते हैं एट अ प्रेमिसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन,
कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, वहां पर आप कोई डिपार्टमेंटल कैंटीन चला रहे हैं, 12 लाख टर्नओवर है, सेंट्रल लाइसेंस 100 रुपए, इस मतलब रजिस्ट्रेशन। और टर्नओवर अगर 12 लाख से ज्यादा है तो 2000 अप्लाई होगा सेंट्रल लाइसेंस के लिए, बट फीस हो जाएगी आपकी 2000, तब 7500 नहीं 2000। अगर आप फूड बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं एट द प्रेमिसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? स्टोरेज कर रहे हैं, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कैपेसिटी टर्नओवर की लिमिट नहीं है, आपको जाना है सेंट्रल लाइसेंस के लिए 7500। इंपोर्टर के लिए सेंट्रल लाइसेंस। अब आ जाते हैं ढाबा हो गया, कोई बोर्डिंग हाउस है जो फूड वगैरह सर्व करते हैं। बहुत लोग आजकल कोविड के बाद से होम बेस्ड कैंटीन चला रहे हैं, डब्बा वगैरह ना, टिफिन वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। कोई परमानेंट या टेम्परेरी स्टॉल होल्डर है, सड़क के किनारे जो लोग लगा के बैठे रहते हैं वो। कोई फूड स्टॉल आप लगा रहे हैं, कहां पर? किसी रिलीजियस गैदरिंग में, या फिर कोई मेला वगैरह, महोत्सव या मेला लगता है ना हर शहर में अलग अलग। अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं, आपका टर्नओवर है 12 लाख तक, आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर 12 लाख से ऊपर है तो आप जाएंगे स्टेट लाइसेंस के लिए। तो इन लोगों को सेंट्रल लाइसेंस लेना ही नहीं है, ये लोग या तो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे या स्टेट के लिए जाएंगे। ठीक है सर। अब अगर आप सेल कर रहे हैं क्या? पैक्ड और फ्रेश फूड फ्रॉम टेम्परेरी और फिक्स स्टॉल, आप पैक्ड फूड बेचते हैं, कहां से? या तो आपका टेम्परेरी स्टॉल है या फिर फिक्स स्टॉल है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है? अगर आपका टर्नओवर 12 लाख तक है या फिर अप टू 12 वेंडिंग मशीन के थ्रू आप बेचते हैं, 12 तक है, या तो टर्नओवर देखिए 12 लाख या फिर वेंडिंग मशीन देखिए 12 तक है तो रजिस्ट्रेशन 100 रुपए। 12 से ज्यादा है, अप टू 100 वेंडिंग मशीन है, तो भैया स्टेट लाइसेंस के लिए जाइए 2000 रुपए। ठीक है, और अगर 100 वेंडिंग मशीन से भी ज्यादा है तब आपको जाना है सेंट्रल लाइसेंस के लिए 7500 रुपए। उसी तरह आप केटरर हैं, नॉर्मल केटरर हैं, टर्नओवर 20 करोड़ तक स्टेट लाइसेंस, 20 करोड़ से ऊपर सेंट्रल लाइसेंस। क्लब कैंटीन वगैरह चला रहे हैं, 12 लाख तक है तो रजिस्ट्रेशन जाएंगे 100 रुपए। टर्नओवर 20 करोड़ 12 लाख से ऊपर है, 20 करोड़ तक है तो स्टेट लाइसेंस के लिए जाएंगे। उसके ऊपर तो भैया सेंटर के लिए जाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट अगर आप चला रहे हैं, रेस्टोरेंट का बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं नॉर्मल तो 12 लाख टर्नओवर है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 100 रुपए वाला। 12 लाख से ऊपर है, 20 करोड़ तक टर्नओवर है तो आप जाएंगे स्टेट लाइसेंस के लिए, फीस हो जाएगी 2000। और अगर 20 करोड़ से ऊपर है आपका टर्नओवर पर एनम, तब रेस्टोरेंट करवाएगा सेंट्रल लाइसेंस। 20 करोड़ टर्नओवर बहुत होता है रेस्टोरेंट के लिए, उसके ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तब आप जाओगे सेंट्रल लाइसेंस के लिए। होटल वगैरह आप चला रहे हो तो अगर 12 लाख टर्नओवर है 100 रुपए। उसके बाद 1 स्टार 2 स्टार है होटल विदाउट स्टार रेटिंग, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो हर होटल को स्टार रेटिंग देता है, उसके बिना अगर आपका 1 और 2 स्टार है तो स्टेट लाइसेंस। 3 स्टार 4 स्टार तब भी आप स्टेट लाइसेंस, लेकिन फीस बढ़ जाएगी, जाएंगे आप स्टेट लाइसेंस के लिए फीस आपकी 5000 हो जाएगी। और जितने 5 स्टार होटल्स हैं उन सबको जाना होता है सेंट्रल लाइसेंस के लिए 7500। फिर रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी बहुत कॉमन है, ये दो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हमें ज्यादातर जो लाइसेंस हम करते हैं वो या तो डिस्ट्रीब्यूटर होता है या रिटेलर होता है या होलसेलर होता है। यहां पर अब आप देख लीजिए 12 लाख तक 100 रुपए रजिस्ट्रेशन करवाइएगा सिर्फ ओनली। टर्नओवर अगर 12 लाख से ऊपर है, 20 करोड़ तक है तो स्टेट लाइसेंस के लिए जाइए, फीस हो जाएगी 2000। टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस कर गया 7500 सेंट्रल लाइसेंस। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी सेम है, 12 लाख 20 करोड़ और 20 करोड़ से ऊपर रजिस्ट्रेशन स्टेट लाइसेंस सेंट्रल लाइसेंस। बस होलसेलर के लिए क्या है, 20 करोड़ की जगह पर 30 करोड़ है। तो ये लिमिट हमें पता होनी चाहिए। ज्यादातर हमारे पास रिटेलर आएगा या डिस्ट्रीब्यूटर आएगा या होलसेलर आएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से फीस डिसाइड होती है। उसके अलावा भी आप देखो तो ये बहुत से कैटेगरी हैं जहां पे हमें पता चल जाएगा कि हमें स्टेट के लिए जाना है कि सेंट्रल के लिए जाना है। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर तो आपको सेंट्रल लाइसेंस के लिए ही जाना है। अब ये सर ये जो फीस का ये जो पीडीएफ है ये सर हमें कहां से मिलेगा? ये सर हमें जो फूड लाइसेंस की वेबसाइट है वहां से भी मिल जाएगा। अभी मैं इसको बताता हूं कैसे डाउनलोड करना है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। बस मैं आपको एक क्रक्स निकाल के बता दूं, 12 लाख तक 100 रुपए, 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में है स्टेट लाइसेंस, 20 करोड़ से ऊपर है सेंट्रल लाइसेंस। हेड ऑफिस है सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है,
थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है सेंट्रल लाइसेंस। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना है कि भाई मेरा जो क्लाइंट है या अगर मैं खुद रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा हूं तो मुझे किस लाइसेंस के लिए जाना है। अगर आपने गलत लाइसेंस अप्लाई कर दिया तो एक तो वो वैलिड नहीं होगा, दूसरा आपके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकती है कि आप एलिजिबल है सेंट्रल के लिए, करवा के बैठे हैं स्टेट लाइसेंस, दिक्कत हो सकती है। अच्छा, ये जो फीस है ना, ये 7,500 प्लस जीएसटी भी है, तो इसमें 18% जीएसटी भी लगेगा। पहले ये नहीं था, ये अभी पिछले 1 साल में जीएसटी भी ऐड होने लगा है, यानी कि फीस जो है ना वो 7,500 से बढ़कर 18% और ऐड कर लीजिए। यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी पहले कि सेंट्रल लाइसेंस आना इतना इजी नहीं होता है, बिकॉज बहुत से क्राइटेरिया होते हैं, तब जाके फूड डिपार्टमेंट आपको सेंट्रल लाइसेंस इशू करता है। तो कई बार क्या होता था कि हमने पे कर दिया फीस 7,500 रुपए और किसी भी रीजन की वजह से हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई, तो पूरा का पूरा 7,500 रुपए हमारा वेस्ट। अब फिर से अप्लाई करना है तो फिर से हमें पे करना है 7,500। इस चीज को समझा फूड डिपार्टमेंट ने और यहां पर एक अच्छी, आप कह सकते हो एक अच्छा चेंज आया कि जब आप एप्लीकेशन करोगे उस समय आपको सिर्फ 1,000 पे करना है। 1,000 पे करिए, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जब फूड लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा तब आपको बैलेंस फीस पे करनी है। तो पहले भी आपको सिर्फ 1,000 पे करना है, बाकी की फीस जब आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा तब पे करना है। और अगर बाई चांस रिजेक्ट हो जाता है तो सिर्फ 1,000 रुपए का लॉस होगा आपका, पहले की तरह नहीं कि पूरा का पूरा पैसा गया। तो ये एक अच्छा चेंज है। ठीक है सर, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो ये देखिए, ये तो एक पूरी लिस्ट है। अगर आप कंपनी है, फॉर्म है, ठीक है, तो फिर तो भैया डायरेक्टर और पार्टनर्स की पूरी डिटेल, लिस्ट ऑफ पार्टनर्स, डिटेल ऑफ पार्टनर, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ। प्रोप्राइटर है तो उसका फिर पूरी डिटेल, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल, ये सारी चीजें। ब्लूप्रिंट, सर ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? अगर आप सेंट्रल लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं, इट मींस आप जो है बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े होलसेलर हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपके पास अपने गोडाउन का, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक ब्लूप्रिंट होता है। आप इसको ऐसे समझो, नक्शा होता है कि कहां पर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है, कहां पर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद गुड्स कहां रखे जाएंगे, उसके बाद एग्जिट कहां पर है, एंट्री कहां से है। तो आपका अपनी यूनिट का पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है, नक्शा होता है, वो भी देना पड़ता है। अच्छा, जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो जो आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उन सबका नाम आपको देना होता है कि आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। उसके अलावा एनालिसिस रिपोर्ट, जो जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, उसमें उसकी एनालिसिस रिपोर्ट वो कितना सही है। जो वाटर रिपोर्ट लगती है कि जो पानी आप यूज कर रहे हैं वो साफ सुथरा है कि नहीं है, तो ये पूरी रिपोर्ट आपको लेबोरेटरी से टेस्ट करवा के वो देना होता है, जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड होती है। उसके अलावा सारे पार्टनर्स, डायरेक्टर, प्रोप्राइटर के आईडी, एड्रेस, मतलब पैन, आधार, ये सारी चीजें भी सबमिट करनी होती हैं। प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस, अगर ओन्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट पर है तो लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, या फिर उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगता है, तो ये प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, देखिए अगर कंपनी है तो भैया उसका सीओआई लगेगा, मेमोरेंडम लगेगा, आर्टिकल लगेगा। फॉर्म है तो उसकी डीड लगेगी। सोसाइटी या कुछ इस तरीके से है तो उसका अपनी डीड होती है, वो लगेगा। ठीक है, तो जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रूफ भी आपको लगाना है। उसके अलावा एक फॉर्म 9 होता है, वो आपको फिल करना होता है, वो आपको वेबसाइट से मिल जाता है, उसका फॉर्मेट वो डाउनलोड करना है आपको। ये होता है जो ऑथोराइज पर्सन है, जो पूरी फूड एक्टिविटी देख रहा है। जैसे मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो अगर आप खुद पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार्टिंग टू एंड आप ही डील करते हैं, उसका क्वालिटी, कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे कितना हो रहा है, ये सारी चीजें अगर आप ही चेक करते हैं, अगर आप ऑथोराइज पर्सन हैं, तो आपका एक फॉर्म 11 लगेगा, फॉर्म 9 लगेगा। अच्छा, रिकॉल प्लान, सर रिकॉल प्लान क्या होता है? अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन यूनिट या जो भी आपका प्रोसेस है वो पूरी तरह से मान लीजिए खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो दोबारा आप उसको कैसे रिस्टोर करेंगे? आपके पास प्लान क्या है? मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में आग लग जाए तो उससे बचने का आपके पास क्या प्लान है? रिकॉल प्लान। उसके अलावा फोटोग्राफ, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो भी आपका स्टोरेज है, जो भी आपका गोडाउन है, जो कुछ भी है, आपको वहां के फोटोग्राफ भी
अपलोड करनी होती है। इसके अलावा भी 2-4 छोटे मोटे होते हैं। अगर आपका जीएसटी में है तो जीएसटी सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं उसकी एनओसी लगती है। और इसके अलावा फूड डिपार्टमेंट को अगर कुछ भी चाहिए होगा डॉक्यूमेंट्स तो वो आपसे मांग सकती है। तो ये लिस्ट होती है सेंट्रल लाइसेंस के लिए। बात हो रही है सेंट्रल लाइसेंस की। ठीक है सर टाइम कितना लग जाता है सेंट्रल लाइसेंस को आने में? तो करीब 20 से 30 दिन लग जाते हैं सेंट्रल लाइसेंस को अप्रूव होके आने में, क्योंकि इसमें बहुत चेकिंग होती है, डिटेल चेकिंग होती है। कई बार टीम आपके प्रेमिसेस आती है फूड डिपार्टमेंट की, फूड इंस्पेक्टर, ये सारे लोग आते हैं और वो पर्सनली चेक करते हैं सारी चीजें। अगर उनको सब कुछ सही लगता है तो आपका फूड लाइसेंस 20 से 30 दिन में आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट है अपनी foscos.fssai.gov.in। यही हमारी वेबसाइट है ऑल ओवर इंडिया। इसी से हमें फूड लाइसेंस जो होता है वो अप्लाई करना होता है। अगर आपको इन सारी चीजों का सैंपल चाहिए कि सर हमें फॉर्म 9 ऑथराइजेशन फॉर्म का नहीं पता, रिकॉल प्लान कैसे करना है नहीं पता, तो आप यहाँ पर आइए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में। यहाँ पर आने के बाद व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर लाइसेंस में जाइए। उसके बाद यहां से आप सर्च कर सकते हो। सपोज मैन्युफैक्चरर है और यहां से आप कुछ भी कर लो, मान लीजिए फूड। तो ये देखिए अब यहां पर आपको सारी चीजें दिख रही होंगी, है ना, जो भी आपको चाहिए सैंपल। जैसे नीचे रिकॉल प्लान है तो यहां से आप सैंपल डॉक्यूमेंट्स उसका डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे जितने भी आपको सैंपल चाहिए, फॉर्म 9 का चाहिए आपको इंग्लिश में या हिंदी में, तो यहां से आप उसको डाउनलोड कर लोगे, प्रिंट आउट निकाल के साइन करके उसको दे सकते हैं। तो आराम से आप कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है? होम पे आने के बाद आपको देखिए यहां पर नीचे ये देखिए ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस। इस पे क्लिक करना है, जर्नल पे जाना है, जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को आपको करना है सिलेक्ट, और फिर आप किस फील्ड में हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेड रिटेलर हैं, फूड सर्विस दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, हेड ऑफिस हैं, जो भी हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्रेड में जा रहे हैं, होलसेलर हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया आ रहा है 12 लाख, 30 करोड़ और 30 करोड़ से ज्यादा। जो भी आप करोगे सिलेक्ट उस हिसाब से ये आपको लेके जाएगा। जैसे मैंने बताया कि भाई 30 CR से अबव है हमारा टर्नओवर। तो देखिए हमें बता रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर सेंट्रल लाइसेंस। अपने आप ऑटोमेटिक इसने डिडक्ट कर लिया। ठीक है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ 4-5 टैब आती हैं। प्रेमिसेस डिटेल, आपको नेम देना है, उसका एड्रेस देना है, और इसी एड्रेस से रिलेटेड रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, लीज, ओन्ड है तो एनओसी, ये सारी चीजें देनी है। ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रेमिसेस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस फॉर विच लाइसेंस इज बीइंग अप्लाइड, तो उसका एड्रेस देना है। फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरर कर रहे हो और जो आप आगे होलसेलर में हो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट बताना है। फिर कम्युनिकेशन डिटेल, किसकी? कंपनी की। कंपनी में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी भी, मेल, मोबाइल, एड्रेस, पैन, आधार, ये सारी चीजें। फिर जो डॉक्यूमेंट्स अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और फिर हमें वेट करना है। अगर सब कुछ सही रहा तो लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा। अगर कुछ हुआ ऊंच नीच तो आपके पास मेल आ जाएगा कि भाई ऑब्जेक्शन आया है। उस ऑब्जेक्शन को आपको क्लियर करना होगा, रिप्लाई फाइल करना होगा। रिप्लाई फाइल करने के लिए आपको 30 डेज का टाइम मिलता है। 30 डेज के अंदर आप रिप्लाई फाइल करेंगे, सब कुछ सही होगा, आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस हाँ, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में टाइम लग जाता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखिए। उसके बाद आप साइट पे आइए, 10 से 15 मिनट में आप ये सारी चीजें अप्लाई कर लोगे और फिर अगर सब कुछ सही रहता है तो आपका सेंट्रल लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा। तो ये था सेंट्रल लाइसेंस। काफी कंफ्यूजन होता है कि सर हमें सेंट्रल लाइसेंस जो है वो अपलोड करना नहीं आता है, उसको हमें अप्लाई करना नहीं आता है। तो सर आप हमें बता दीजिए। अब हमें ये बताइए क्या इसके लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है? तो नहीं, फूड लाइसेंस कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसके पास नॉलेज हो। भले ही आप CA हैं, CS हैं, लॉयर हैं, GST प्रैक्टिशनर हैं, नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं फूड लाइसेंस। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए CA Meter 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।